नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ रहे थे माइक्रो एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन का टॉपिक। जिसमें माइक्रो स्पोरोजेनेसिस या फिर वो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हम कंप्लीट कर चुके थे। वीडियो बड़ा होने के कारण उसको वहीं पर स्टॉप करना पड़ा और आज के इस सेक्शन में पढ़ेंगे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होती है और फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है उसको हम आज स्टडी करेंगे। तो चलते हैं सीधा मेगा स्पोरोजेनेसिस में। मेगा स्पोरोजेनेसिस किस तरीके से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है जिसमें एक एम्ब्रियो सेक या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। जो कि कहाँ पर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फ्लावर के। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होती है, जनरली स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी से मिलकर बना होता है, जो जिसको क्या बोलते हैं एक साथ कंप्लीट रूप से कार्पल्स कहा जाता है। और इसी कार्पल्स के अंदर में क्या होती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस का निर्माण होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस के पहले स्टेप में क्या होती है जनरली कि इसमें एक आर्ची स्पोरियल सेल होती है। ये जो आर्ची स्पोरियल सेल होती है और आर्ची स्पोरियल सेल के अंदर में जो प्रेजेंट न्यूक्लियस जो रहते हैं, सबसे पहले एक ट्रांसफर डिवीज़न करती है। और ट्रांसफर डिवीज़न करने से दो प्रकार के सेल बनते हैं, एक ऊपर की ओर रहती है, दूसरा नीचे की ओर रहती है। ऊपर की ओर होता है ये बनाता है प्राइमरी पेराइटल सेल, और नीचे की ओर जो सेल रहती है, नीचे की ओर जो सेल रहती है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अब जो प्राइमरी पेराइटल सेल होता है इसका मेन काम होता है केवल पेरिफेरल रीजन को बनाना या फिर बाहरी पेराइटल टिश्यूज या पेराइटल सेल्स का निर्माण करना। जबकि मेन फंक्शनल होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। और यही जो स्पोरोजिनस सेल्स से क्या होती है, मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है। जनरली ये स्पोरोजिनस सेल्स जो होती है ये डिवाइड होकर मेगा स्पोर्स मदर सेल का निर्माण करती है, मेगा स्पोर्स मदर सेल का निर्माण करती है। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल रहते हैं, ये मुख्य रूप से पहले मियोसिस डिवीजन करती है ना, मियोसिस डिवीजन करता है। और हम जानते हैं कि एक मेगा स्पोर मदर सेल में या कोई भी मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होती है तो चार प्रकार के हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होते हैं। और जिसमें से चार छोटे छोटे हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। और ये चारों सेल्स क्या कहते हैं, चारों सेल्स क्या कराते हैं, ये चारों सेल्स में से तीन सेल जो रहती है ना, चारों सेल्स में से तीन सेल जो रहती है, यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा, चारों में चार सेल का निर्माण हुए हैं एक मेगास्पोर मदर सेल में। मियोसिस डिवीजन करने के कारण कौन सा डिवीजन हुआ है यहाँ पर, मियोसिस हुई है। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री हुई है। और अर्धसूत्र डिवीजन होने के कारण कितने सेल्स का निर्माण होता है, चार सेल का निर्माण होता है। और ये चारों सेल लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं। जिसमें से ऊपर की जो तीन जो सेल रहती है ना, ऊपर की जो तीन सेल रहती है, ऊपर का जो तीन सेल होता है ये मुख्य रूप से डीजनरेट हो जाते हैं। ऊपर के जो तीन सेल होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाता है। और जो नीचे सबसे नीचे लोअर साइड में बचा हुआ जो एक अकेला जो सेल रहता है, यही क्या बनाता है, मेगा स्पोर्स सैक का निर्माण करती है, मेगा स्पोर्स का निर्माण करती है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि मेगा गेमेटोजेनेसिस, मेगा स्पोर्स कैसे बना वो तो समझ में आ गया। ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सबसे फर्स्ट में, ये वाला स्ट्रक्चर जो कि कहाँ पर है, कंप्लीट ओव्यूल के अंदर है। और ओव्यूल के अंदर में जो मेगा स्पोरोजिनेसिस में मेगा स्पोर्स का निर्माण हो रहा था, फंक्शनल मेगा स्पोर का निर्माण हो रहा था, वो उसका डायग्राम है ये स्ट्रक्चर। ठीक है। अब जो फंक्शनल जो मेगा स्पोर रहती है, फंक्शनल मेगा स्पोर रहते हैं, ये क्या करती है, सबसे पहले डिवीजन करता है। और डिवीजन करने के पश्चात में दो प्रकार के सेल का निर्माण करती है, जिसमें से एक जो होता है वो ऊपर की ओर रहती है, दूसरा होता है वो नीचे की ओर रहती है। अब जो ऊपर और नीचे जो जाने वाले जो गए हुए सेल रहते हैं, इसमें फिर से मियोसिस डिवीजन होती है। ऊपर की ओर एक गया है और नीचे की ओर एक गया है। अब इसमें फिर से मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन होने के बाद में पहले एक से दो सेल बनाया, नहीं नीचे वाला सेल्स दो सेल बना लिया। अब दो से कितने सेल बना लेंगे, चार सेल का निर्माण कर लेगा। चार सेल ये बना लिया और चार सेल नीचे की ओर बना लेगा। ये इस तरीके से चार सेल का निर्माण कर लिया। अब चारों सेल में से क्या हो गया, चार में से जो तीन सेल होते हैं है ना, चार में से तीन सेल रहते हैं वो सबसे ऊपर की ओर बाइंड हो जाते हैं। और नीचे की ओर जो चार सेल रहती है वो भी नीचे की ओर चारों सेल में से तीन सेल होता है वो बाइंड हो जाता है। जबकि एक एक बचा जो फंक्शनल सेल रहती है, एक एक बचा जो सेल रहती है
वो मूव करने लगता है इसके सेंटर की ओर, मूव करने लगता है सेंटर की ओर, और सेंटर में जाकर, है ना, सेंटर में जाकर ये दोनों कैसे हो जाते हैं, फ्यूज हो जाती है। और फ्यूज होने के बाद में ये, इसको कहते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। और इस पोलर न्यूक्लियाई जो रहती है, पोलर जो न्यूक्लियाई रहते हैं, मुख्य रूप से 2n स्ट्रक्चर वाले होते हैं या फिर डिप्लॉइड कंडीशन वाले होते हैं, है ना। अब ऊपर की ओर जो सेल था, ऊपर की ओर जो सेल था, उसको बोलते हैं हम सिनर्जॉइडल सेल, सॉरी, एंटीपोडल सेल कहलाता है। ऊपर की ओर क्या होगा, उसको क्या कहलाएगा, एंटीपोडल सेल रहेगी। और नीचे की ओर जो सेल रहेगा उसको बोलेंगे हम सिनर्जॉइडल सेल बोलेंगे, है ना। ऊपर की ओर जो तीनों जो रहेगा उसको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं, एंटीपोडल की संख्या 3 होती है। और नीचे जो सिनर्जॉइडल सेल होते हैं उसकी संख्या 2 होती है। और एक जो वो अकेला होता है उसको फंक्शनल बोलते हैं, जिसको मेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर एग बोलते हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है माइक्रोपाइलर रीजन की और माइक्रोपाइलर एंड की ओर है, जहाँ पर ये बताया गया है कि सिनर्जॉइडल सेल प्रेजेंट होते हैं और उसके ठीक ऊपर में एग सेल किस तरीके से प्रेजेंट होता है उसको डायग्राम में दिखाया गया है। अब वो जो इम्ब्रियोसेक है ना, जो इम्ब्रियोसेक की जो संरचना है ना, इम्ब्रियोसेक की जो संरचना है या फिर कंप्लीट जो इम्ब्रियोसेक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कहाँ पर है, आपके कंप्लीट ओव्यूल में प्रेजेंट है, ठीक अंदर में प्रेजेंट है। जहाँ पर ऊपर की ओर माइक्रोपैरा रीजन की ओर क्या चीज़ है, आपका एंटीपोडल सेल नीचे की ओर है, उसको आप सिनर्जोइडल सेल बोले। और इस सिनर्जोइडल सेल के ऊपर में क्या चीज़ प्रेजेंट रहता है, एग सेल प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, उसको थोड़ा सा आउट बाहर से थोड़ा सा और दिखाया गया है, एलएसओ व्यू में दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लावर में इसको देखते हैं, फ्लावर में कैसे कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ओवरी पर प्रेजेंट होती है। और ओवरी में प्रेजेंट ओव्यूल रहती है, ओव्यूल के अंदर में जो सेल रहते हैं उसमें मियोसिस होता है। और आफ्टर मियोसिस के कारण से क्या बन, आफ्टर मियोसिस के कारण से जो चार रहते हैं, चार हैप्लॉइड मेगास्पोर रहती है, जिसमें 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक जो बचा अकेला होता है वो क्या बनाता है, आपके ओव्यूल का मेगा स्पोर का निर्माण करती है, फंक्शनल मेगा स्पोर। और फंक्शनल मेगा स्पोर में लगातार माइटोसिस, 2 बार माइटोसिस होने के कारण चार क्या बनाती है, चार छोटे छोटे स्पोर्स का निर्माण करती है, जिसमें से 4 होते हैं वो ऊपर की ओर रहती है और 4 होते हैं वो नीचे की ओर रहती है ना। तो ये आपको डायग्राम में ये दिखाया गया है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर में हमने पहले बात कर चुके थे मेगा स्पोर डेवलपमेंट में, जिसमें माइक्रो स्पोर का निर्माण हो गया था। दूसरी ओर आपके क्या बन गए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन गए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब जो पोलन ग्रेन बना हुआ था ना, जो कि पहले वीडियो में हमने बात कर चुके थे कि किस तरीके से दो मेल गैमीट का निर्माण एक पोलन ट्यूब में होती है, उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब जो पोलन ग्रेन रहती है, पोलन ग्रेन रहती है, आफ्टर पोलिनेशन के बाद में स्टिग्मा के पास आता है, और स्टिग्मा के पास आने के बाद वो बाइंड हो जाती है। अब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास आने के बाद में जो स्टिग्मा जो कि सुक्रोज का सिक्रेशन करती है, सुक्रोज का अपटेक कर लेता है पोलिनेशन। और फूड, चूँकि सुक्रोज एक प्रकार का फूड सोर्स है, और फूड सोर्स लेने के बाद में वो कैसे हो जाती है, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद में क्या हो जाते हैं, वो जर्मिनेट करने लगती है। और जर्मिनेशन करने के कारण क्या बनाता है, जर्म ट्यूब का या फिर जर्मपोर का निर्माण करती है, जर्म ट्यूब का निर्माण करती है, जो कि जर्मपोर से होता हुआ अंदर जाती है, स्टील स्टाइल से होता हुआ, है ना। अब ये जो पोलेन ट्यूब है ना, पोलेन ट्यूब के अंदर में जो कि 2 मेल गैमीट है, और 2 मेल गैमीट से ये पोलेन ट्यूब है वो धीरे 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 कहाँ पर आती है, हमारे ओव्यूल के पास आती है। और ओव्यूल के अंदर, हाँ, ओव्यूल के पास जाने के बाद में, है ना, ओव्यूल के पास में जाने के बाद में अब इम्ब्रियोसेक में इंटर करने की बारी आती है। अब इम्ब्रियोसेक में इंटर करने की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार से इंटर कर सकते हैं। अगर पोलेन ट्यूब है ना, पोलेन ट्यूब माइक्रोपाइलर रीजन से, है ना, पोलेन ट्यूब है, अगर माइक्रोपाइलर रीजन से यहाँ से अगर इंटर करता है पोलेन ट्यूब, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है, उसको प्रोगैमी कहलाता है। अगर अगर पोलेन ट्यूब है ना, अगर पोलेन ट्यूब चलाजल रीजन से अगर इंटर करती है ना, सॉरी, चलाजल रीजन से इंटर करती है, तब उसको क्या कहते हैं, चला सॉरी, है ना, चलाजोगैमी कहलाता है। जबकि अगर ना तो वो माइक्रोपाइलर रीजन से इंटर करता है, ना तो वो उसको चलाजल रीजन से इंटर करता है, बीच से अगर इंटर करती है तो अब उसको वो क्या कहा जाता है, मीजोगैमी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच से इंटर करती है इसलिए। हाँ, तो ये है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। ओव्यूल में पोलन ट्यूब है वो कैसे इंटर करता है ना, जो कि वो जर्मिनेट करके लगातार बढ़ रही है, और बढ़ने के बाद में लास्ट में आएगा वो ओव्यूल के पास। और ओव्यूल के पास जाने के बाद में वो कहाँ से इंटर करेगा, उसके आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया, प्रोगैमी, चलाजोगैमी और मेसोगैमी। अब
अब इसको थोड़ा सा और इंटरनल देखते हैं। जब पोलन ट्यूब है वो धीरे धीरे मूव करता हुआ कहाँ पर आ गई है, वो माइक्रोपाइलर रीजन से वो इंटर कर रहा है। और जैसे ही माइक्रोपाइलर रीजन की ओर से इंटर करता है तो वहीं पर प्रेजेंट होता है कौन कौन सा सेल, सिनर्जोइडल सेल और एग सेल, जिसमें से फर्स्ट न्यूक्लियस जो रहता है ना, फर्स्ट जो मेल गैमीट रहती है, फर्स्ट मेल न्यूक्लियस रहती है, वो किसके साथ बाइंड करता है, एग सेल के साथ बाइंड करता है ना। पहले जो मेल गैमीट रहती है वो एग सेल के साथ बाइंड करता है और क्या बनाता है, जाइगोट का निर्माण करती है। जबकि दूसरा जो मेल गैमीट रहती है ना, जहाँ पर टू स्पर्म आया है या फिर दो मेल गैमीट आए हैं, जिसमें से पहले क्या किया, फर्स्ट नंबर है वो एक के साथ बाइंड किया, और दूसरा रहेगा, सेकंड नंबर रहेगा, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ बाइंड करेगा। जो पोलर न्यूक्लियाई कैसा है, 2n स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, डिप्लॉयड कंडीशन में है। और एक और अगर स्पर्म या फिर मेल गैमीट आकर बाइंड कर लेगा तो क्या बन जाएगा, वो 3n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा। जो जो 3n स्ट्रक्चर होता है वास्तव में क्या कहलाता है, एंडो स्पर्म कहलाती है। तो जो ट्रिपोलॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, 3n संरचना, त्रिगुणित संरचना बनेगी, जिससे क्या क्या कहलाता है, वो एंडोस्पर्म कहलाती है। जबकि जो सेकेंड वाला जो फर्स्ट वाला न्यूक्लियस होता है वो एक के साथ बाइंड करके जाइगोट बनाता है, और जाइगोट से ही क्या बनता है, हमारा इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और उसी इम्ब्रियो की स्टडी को क्या कहते हैं, हम इम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, जो कि हमारे आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होती है पोलिनेशन की प्रक्रिया होने के बाद में, कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट को कैसे फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइजेशन करने के बाद किस तरीके से जाइगोट बनाता है और एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। अब ये जो एंडोस्पर्म होती है वास्तव में इसको हिंदी में कहा जाता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। अब इसको भ्रूणपोष इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि भ्रूण के विकास के समय है ना, भ्रूण के विकास या फिर जाइगोट के बाद में जब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस टाइम में ये इसको इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने देने का काम करती है ये एंडोस्पर्म, है ना। अब ये जो एंडोस्पर्म जो होता है ना, एंडोस्पर्म जो होती है जनरली तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है, न्यूक्लियर होता है, सेलुलर होता है और हेलोबियल होता है। इसको हम इसमें मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा और जाएंगे तो ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। इसको अब आने वाले समय में और टाइम मिलेगा तो इसमें एंडोस्पर्म के ऊपर एक और लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो ये एंडोस्पर्म होता है ना, मेन होता है एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, ठीक, याद रखिएगा। और जो दूसरा होता है, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर ये नहीं है, तो यहाँ पर होता है ये जाइगोट का निर्माण करता है जो कि हमारा एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन, इसको ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो मेल गैमीट है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किसी सेल से बाइंड हुई, दो मेल गैमीट है ना, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन, डबल दो बार हुई है फर्टिलाइजेशन। और फ्यूजन की प्रक्रिया तीन बार। एक जो मेल गैमीट था वो एक के साथ बाइंड किया, एक बार फ्यूजन कहलाया। दूसरा मेल गैमीट था वो सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ बाइंड किया, तो डबल दो बार फ्यूजन हुआ। और उससे पहले क्या हुई थी, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इम्ब्रियो सैक का निर्माण हो रहा था, उस कंडीशन में माइक्रोपाइलर रीजन से एक सेल और चाराजल रीजन से एक सेल आकर क्या हो रहे थे, बीच में फ्यूज हो रहे थे, सेंट्रल न्यूक्लियाई 2n संरचना का निर्माण हो रहा था। तो इस तरीके से इसमें कितने बार फ्यूज़न होती है, तीन बार फ्यूज़न होता है और दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। इस कारण से इसको ट्रिपल फ्यूज़न एंड डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है इस संरचना को। इसके अलावा इसको एट न्यूक्लियस एवं सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें 8 न्यूक्लियस होती है और 7 सेल का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं वो प्रभावित करती है। तो सबसे पहले फैक्टर आती है पोलिनेटिंग एजेंट, जो पोलिनेशन कराने वाला जो एजेंट होती है, इसमें कुछ कमी आ जाए या कुछ फैक्टर बैरियर आ जाए तो क्या हो सकती है, इसमें पोलिनेशन की प्रक्रिया प्रभावित हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि पोलिनेशन अगर प्रभावित हो गया तो सीधे तौर पर किसको प्रभावित करेगा, फर्टिलाइजेशन को प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले फैक्टर होती है पोलिनेशन, फैक्टर में सबसे पहला है विंड। विंड के माध्यम से अगर पोलिनेशन होता है, किसी कारण से विंड अगर नहीं चल रही है, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों डेवलपमेंट के बाद में विंड थोड़ा स्लो चल रही है या नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में भी पोलिनेशन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। और पोलिनेशन की प्रक्रिया प्रभावित होने से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया प्रभावित होता है। वैसे ही वाटर है, इंसेक्ट है ना, वाटर है, इंसेक्ट है, बर्ड्स है, तो ये सभी फैक्टर होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन को प्रभावित करते हैं, पोलिनेशन को प्रभावित करने के बाद में।
नेक्स्ट नंबर है मेल स्टेरिलिटी, है ना, जिसमें मेल होती है, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाता, या डेवलपमेंट होने के बाद में कुछ ऐसे कारक रहती है जो कि मेल को क्या कर देता है, बंधा बना देता है, या स्टेरिलिटी कर देती है, जिसके कारण से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट नंबर है सेल्फ इनकम्प्लिबिलिटी, है ना। उसके बाद में है वेबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, वेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट अनग्रोन पोलन ट्यूब का कंप्लीट रूप से डेवलप नहीं हो पाना। रिसेप्टिव ऑफ सिग्मेटिक सरफेस, जो पोलन ग्रेन रहते हैं स्टिग्मा के पास आकर बाइंड होती है, कुछ कारण से अगर वो बाइंड वहाँ पर नहीं हो पाता तो वहाँ पर पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं हो पाता। पोलन ट्यूब का निर्माण ना होने से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस वहीं पर ही आकर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से पूरा देखने को मिलता है हमको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। फैक्टर जो होते हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं पोलिनेशन को, और पोलिनेशन के प्रभावित होने से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर। फ्लावर के जो पार्ट है उसको वो बताया गया है, और मैच्योर स्ट्रक्चर, जो कंप्लीट मैच्योर स्ट्रक्चर बनती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में, वो क्या बनता है उसको थोड़ा सा बताया गया है। जिसमें से सबसे पहला है जो एग सेल रहती है। एग सेल जो कि एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होता है, वो पहले स्पर्म के साथ बाइंड होती है, तो क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है, और इसी जाइगोट में डेवलप होकर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। इसको हम आने वाले वीडियोस में इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरे में क्या होती है, जो सेंट्रल एम्ब्रियो सैक का जो सेंट्रल न्यूक्लियाई रहती है, सेंट्रल न्यूक्लियाई जो रहती है वो स्पर्म के साथ बाइंड होता है, सेकेंड स्पर्म के साथ बाइंड होती है, और क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। और ये एंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, फ्री न्यूक्लियर सेलुलर, और तीसरा हेलोबियल। नेक्स्ट नंबर होता है इंट्यूगमेंट। अब ये इंट्यूगमेंट क्या होती है, इंट्यूगमेंट का मतलब होता है सीड जो कि कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा कहलाएगा, वो क्या बनाती है, टेस्टा बनाती है। टेस्टा क्या कहते हैं हम, सीड कोट के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या बनते हैं, पेरीस्पर्म बनती है ना। माइक्रोपाइल से माइक्रोपाइल ही बनता है फ्रूट का, सीड का, है ना। फिनिकल से बनती है हीलियम। ओवरी बाल से बनता है पेरिकार्प। ओव्यूल से बनता है सीड, और ओवरी से क्या बनती है, फ्रूट का निर्माण। तो इस तरीके से कब क्या होता है, कंप्लीट रूप से फ्लावर के विभिन्न विभिन्न भागों से फ्रूट के अलग अलग भाग का निर्माण होती है, जो कि मैच्योर स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और वेगा स्पोरोजेनेसिस की जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आने वाले सेक्शन में या फिर आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे इम्ब्रियो का, जो कि किससे बनेगा, एग और स्पर्म बाइंड होंगे तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद में किस तरीके से इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट में, इसके बारे में टोटली कंप्लीट स्टडी करेंगे। आई होप ये जो टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस का, दोनों वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बात करेंगे हम लोग इम्ब्रियो का। तो नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहने के लिए बेल आइकन और वीडियोस को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।